हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत किस तरह से निर्धारित होती है। हाउ द प्राइस इन आउटपुट इज डिटर्मिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो व्यष्टि और शास्त्र हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर उपलब्ध है और वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो अवस्था है जिसके अंदर जो वस्तु होती है वो एक जैसी होती है, समरूप होती है। इसका मतलब होता है चाहे ए से खरीदो, चाहे बी से खरीदो, चाहे सी से खरीदो, हर जगह पे आपको एक ही वस्तु मिलेगी। और उसके अंदर बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। विभिन्न विक्रेता जो बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो जो वस्तु बेचते हैं उनकी इकाइयों में अंतर करना संभव नहीं होता। अगर आपने साबुन खरीदना है तो ए के पास भी वही होगा, बी के पास भी वही होगा, सी के पास भी होगा। तो उसके अंदर कोई जो है अंतर नहीं होगा क्योंकि एक जैसा ही वस्तु होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो वस्तु की कीमत है वो योग निर्धारित करती है कुल मांग तथा कुल पूर्ति की बेसिस पे। और सभी फर्में जो होती हैं वो जो प्राइस योग फिक्स करता है उस पे बेचती हैं, वो जितना चाहे बेच सकती हैं। बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। फर्म जो होती है कीमत लेने वाली होती है, कीमत को निर्धारित वो नहीं करती। पूरक प्रतियोगिता बाजार की वो अवस्था है जिसके अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं तथा सभी एक समान वस्तु का उत्पादन कर रही होती हैं। इस अवस्था में विक्रेता या फर्म कीमत लेने वाली होती है, ना कि तय करने वाली होती है। तो अकॉर्डिंग टू बिलास द परफेक्ट कंपटीशन इज characterized by the presence of many firms. They all sell identical product. The seller is a price taker, not the price maker. अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार की अवस्था है जिसमें वस्तु के बेचने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं और उनमें से कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। Perfect competition is a market in which there are many firms selling identical product with no firm large enough relative to the entire market to be able to influence the market price. उसी तरह हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। इसके अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या जो होती है बहुत ज्यादा होती है, परंतु उनका बाजार के अंदर आकार छोटा होता है। जितना विक्रेता सेल करता है वो बाजार का बहुत कम मात्रा होती है। उसी तरह जो क्रेता खरीदता है वो भी बाजार की बहुत कम मात्रा होती है। तो वो उनकी खरीदना और बेचना जो है वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हर जगह पे आपको एक जैसी वस्तु ही मिलेगी, समरूप वस्तुएं होती हैं, होमोजीनियस होती हैं। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर और बायर को, क्रेता और विक्रेता को वस्तु की मतलब मार्केट की पूरा ज्ञान होता है। खरीदार को इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि भिन्न-भिन्न जो सेलर है, विक्रेता है, वस्तु को किस दाम पर बेच रहे हैं और विक्रेता को भी ये पता होता है कि कहाँ और किस क्रेता से उनको अधिक दाम मिल सकता है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म छोड़ के जा सकती है। और इसके अंदर क्या है कि देखो जो खरीदार और विक्रेता होते हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। फ्री फ्रॉम द चेक्स, वो अपनी मर्जी से खरीदते हैं, अपनी मर्जी से सेल करते हैं। पूर्ण गतिशीलता बाजार में वस्तु तथा सेवा और साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन विभिन्न-विभिन्न उद्योगों में जहाँ कहीं भी वो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। एक फर्म अपने उत्पादन के लिए जितने साधन चाहती है, उतने साधन उनको मिल जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो
उत्पादन की किसी भी साधन का किसी की भी मोनोपोली नहीं होती। हर एक फर्म को जितने साधन चाहिए उतने मिल जाते हैं। वस्तुएं तथा सेवाओं की जहां उन्हें ऊंची कीमत मिल जाती है वहां पे वो बेच सकते हैं। और उसी तरह देखो जो परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, यातायात की जो लागत होती है वो नहीं होती। हर जगह पे प्राइस एक जैसी होती है और इसी तरह क्योंकि पूर्ण ज्ञान होता है तो बिक्री लागत का भी अभाव होता है। विज्ञापन प्रचार आदि पे खर्चा नहीं करती क्योंकि सभी फर्मों का उत्पादन एक जैसा होता है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और पूर्ण प्रतियोगिता में हर एक वस्तु कीमत की एक ही मतलब जो कीमत होती है, कीमत उद्योग के द्वारा फिक्स की जाती है। तो फर्म जो होती है उस गिवन प्राइस के अंदर जितना चाहे सेल कर सकती है। फर्म जो होती है कीमत लेने वाली होती है, ना कि कीमत तय करने वाली होती है। शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो अंतर होता है वो डिग्री का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की 2 शर्तें पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती। बाकी सभी शर्तें पाई जाती है तो उसे हम शुद्ध प्रतियोगी बाज़ार कहते हैं, जो कि ज़्यादा वास्तविक होता है। इसकी जो धारणा है प्रोफ़ेसर चैम्बरलिन ने दी है। उनका ये मानना है कि ये शर्तें जो होती हैं उसके अंदर होती है पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण गतिशीलता नहीं होती। बाकी सारी शर्तें जैसे क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, समरूप वस्तुएँ, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना, प्रतिबंधों का अभाव, बिक्री लागतों का अभाव, यातायात लागतों का अभाव। अब हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत किस तरह से निर्धारित होती है। देखो जो सारी फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं, तो एक उद्योग जो है वस्तु की संतुलन कीमत वहाँ पे फिक्स करता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो होती है एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये प्राइस फिक्स करते हैं। ये संतुलन प्राइस है, कहाँ पे फिक्स होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये फर्म है जो उस गिवन प्राइस के ऊपर चाहे इतना माल सेल कर दे, चाहे इतना माल सेल कर दे। तो इस तरह से जो उद्योग है वो प्राइस को फिक्स करता है और फर्म जो होती है उस प्राइस को लेती है, उस प्राइस पे बेचती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत किस तरह से निर्धारित होती है? डिमांड के द्वारा और सप्लाई के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड और जो प्राइस है उसके बीच में इनवर्स उल्टा संबंध होता है। जैसे-जैसे प्राइस कम हो रही है हम देखते हैं डिमांड बढ़ रही है और उसी तरह सप्लाई और प्राइस के अंदर पॉजिटिव होता है। जैसे-जैसे प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई कम हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संतुलन प्राइस है वो वहाँ पे निर्धारित होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई यहाँ पे डिमांड भी 30 है और सप्लाई भी 30 है और यहाँ पे जो संतुलन प्राइस है वो 3 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिमांड और सप्लाई ई बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। तो ये जो प्राइस है वो ओपी निर्धारित हो जाती है और फिर किसी कारणवश क्या होता है कि P1 P जो है राइज़ कर जाता है P1 लेवल पे। तो वहाँ पे हम देखते हैं सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिक प्राइस कम होके P लेवल तक पहुँच जाएगी। और अगर किसी कारणवश क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, हम यहाँ पे देखते हैं डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इतनी है तो प्राइस अपने आप राइज़ होके ओपी हो जाती है। तो यहाँ पे हम ओएक्स पे हम आउटपुट लेते हैं और ओवाई पे हम जो है प्राइस लेते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे माँग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ पे संतुलन केवल निर्धारित होती है, तो ओपी जो है उसका निर्धारण है। उसी तरह यहाँ पे जो आउटपुट है ये क्यू ओक्यू है और यहाँ पे अगर किसी कारणवश P1 स्तर तक बढ़ जाती है, तो वहाँ पे माँग जो होती है पूर्ति से कम होती है, तो कीमत ऑटोमैटिक रूप से P तक गिर जाती है और अगर कीमत P2 स्तर तक गिर जाती है, तो वहाँ पे पूर्ति कम होती है, माँग ज़्यादा होती है, तो कम कीमत संतुलन बढ़ के P1 मतलब ओपी तक हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उद्योग जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस जो है डिटरमाइन करता है। ई जो है संतुलन बिंदु है। तो यहाँ पे ओपी प्राइस जो है संतुलित प्राइस फिक्स होती है। तो फर्म उस गिवन प्राइस के ऊपर जितना चाहे सेल कर सकती है। तो फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस को तय करने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि अगर सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आता, डिमांड के अंदर चेंजेस होती हैं, तो कीमत किस तरह से निर्धारित होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सप्लाई है और ये डिमांड है। तो ये ई बिंदु पे एक दूसरे के बराबर है, कट करते हैं।
तो ये प्राइस जो है फिक्स हो जाती है। अब हम देखते हैं सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं है। अगर हमारी डिमांड D1 लेवल तक हो जाती है तो यहाँ पे जो वक्र है ये जो है दाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम बिंदु जो है E1 है। तो यहाँ पे प्राइस जो है राइज हो जाती है। अगर डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो डिमांड के बढ़ने से क्या होता है कि हमारी कीमत जो है संतुलित कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह क्या होता है कि अगर डिमांड कम होके जो है बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, D2 लेवल तक पहुँच जाती है, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है E2 और यहाँ पे जो कीमत निर्धारित होती है P2 होती है, जो कि माँग कम होने से अगर पूर्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो माँग के बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है और माँग के कम होने से कीमत कम हो जाती है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है और डिमांड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो कीमत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है डिमांड और सप्लाई है जो कि ई बिंदु पे एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्राइस फिक्स होती है। तो ये ओपी जो है संतुलन प्राइस है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई है वो बढ़ के S2 हो जाती है। ये बिल्कुल इसके पैरेलल जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो संतुलन बिंदु है वो E2 है। तो सप्लाई के बढ़ जाने पे जब मांग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो कीमत कम हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब सप्लाई कम हो जाती है, तो ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है S1। तो यहाँ पे हमारा संतुलन बिंदु जो है E1 है और यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होती है वो P1 होती है, जो कि ज़्यादा होती है। सप्लाई कम ज़्यादा होने से प्राइस कम हो जाती है अगर डिमांड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता और सप्लाई कम होने से अगर डिमांड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो कीमत बढ़ जाती है।